इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स 2024 ने भारत में चिंता और भी बढ़ाई है। किस चीज़ को लेकर? बेरोजगारी को लेकर। इसमें बताया गया है कि 100 बेरोजगारों में से 83 ऐसे युवा हैं जो स्त्री और पुरुष जो कि अपने युवावस्था से गुजर रहे हैं। यानी कि 100 अगर बेरोजगार है देश में तो उसमें से 83 लोग ऐसे हैं जो युवा है, यूथ है। और सबसे बड़ा यूथ का अगर हम देखें तो दुनिया में बाजार इस समय भारत बन चुका है और वही यूथ बेरोजगारी से गुजर रहा है। ये चीज़ें आप खुद महसूस करते होंगे और आपके घर में या आपके आसपास या आप किसी भी कोचिंग संस्थान हुआ, किसी स्कूल हुआ, वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ जाती हैं। इसी पर हम डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 की क्या रिपोर्ट है, साथ ही साथ और भी चीज़ें जो भी है इसमें हम आपको बताएंगे, पीछे से जो चीज़ें आई हैं और आगे क्या भविष्य में हो सकता है। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं MPS हिंदी। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ NCERT की सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 6 to 12 के लिए जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री तीनों पढ़ा रहे हैं। तो 6 to 12 के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री की सीरीज हमने प्लेलिस्ट में बनाई हुई है जिसमें हमने लगभग सभी प्रधानमंत्रियों को लेने की कोशिश की। आपको पता है कि 1947 से 2024 के बीच में अभी तक सिर्फ 14 लोग ऐसे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठ पाए हैं। तो वो किस प्रकार से प्रधानमंत्री बने हैं, कोई एक तरह से चमत्कारिक रूप से बन चुका है, यानी कि उनको पता भी नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे मनमोहन सिंह हुए और चंद्रशेखर हुए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, VP सिंह हुए। तो इन लोगों के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कब किसकी किस्मत कब करवट खाए, कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए, देश की राजनीति के लिए और अपने ज्ञान की गंगा को बढ़ाने के लिए, तो जो ज्ञान की गंगा MPS हिंदी पर चल रही है उसमें डुबकी जरूर लगाइए। आइए चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं कि क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था की चमकती तस्वीर के बीच अगर बेरोजगारी के आंकड़ों में युवाओं की हिस्सेदारी की बात की जाएगी तो ये चिंताजनक स्तर तक दिखाई देने लगती है। तो सोचने की ज़रूरत है कि विकास के रास्ते में इस मसले का क्या हल हो सकता है। हालांकि हाल के वर्षों में युवाओं की संख्या और ऊर्जा को देश की ताकत के तौर पर पेश किया गया और उन्हें विकास का वाहक बताया गया। लेकिन अब अगर युवाओं का ज़्यादातर हिस्सा बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहा है तो उसे कैसा या किस रूप में देखा जाएगा, इसी पर हम मानव विकास संस्थान ने जो ILO के साथ जारी की गई रिपोर्ट है उसकी चर्चा करेंगे। मानव विकास संस्थान को अगर हम शॉर्ट में जानेंगे तो इसे IHD के नाम से जानते हैं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसके साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, ठीक है, के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसे इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के नाम से जाना जा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में अगर बेरोजगार लोगों की कुल संख्या 100 है, यानी कि 100 है, जैसा कि शुरुआत में हमने बताया, तो उसमें 83 लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। अगर देश की बेरोजगारी की तस्वीर में 83% युवा दिख रहे हैं तो इससे कैसे देश की ताकत में इजाफा हो रहा है ये भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है, हमारी भारत सरकार है, लगातार ये कर रही है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ा है। लेकिन यहाँ रिपोर्ट में तो ये बताया जा रहा है कि जो हमारा देश है उसमें 100 में से 83 लोग युवा बेरोजगार हैं। तो इसके कारण क्या है, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। भारत में बेरोजगारी की स्थिति पर तैयार इस अहम रिपोर्ट में कुछ विरोधाभासों पर भी गौर करने में मदद मिलेगी। माना जाता है कि बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक शिक्षा और कौशल विकास के अभाव का भी नतीजा है, यानी कि जो योग्यताएं होनी चाहिए छात्रों में या युवाओं में उस प्रकार की योग्यता नहीं है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बीच में पढ़ाई अधूरी पूरी कर लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जो फर्जी डिग्री ले लेते हैं या बिना स्कूल गए हुए किसी भी प्रकार से जुगाड़ व्यवस्था से भी डिग्रियां ले लेते हैं। तो ये तो व्यवस्थाएं अगर चल रही हैं तो ये सरकार का फेलियर है कि सरकार क्यों ठीक तरीके से युवाओं को स्कूल में नहीं व्यवस्था दे पा रही है। जब स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होगी, युवाओं को कौशल सिखाए जाएंगे तो स्कूल में बच्चा क्यों नहीं जाएगा। लेकिन ILO की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल बेरोजगार युवाओं की तादाद में करीब 2 दशक पहले के मुकाबले अब लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी कि पिछले जो 20 सालों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें और अब के सालों में लगभग 2 गुने की रफ्तार से ये बेरोजगारी बढ़ी है। और आपको बता दें कि जनसंख्या भी उसी रफ्तार से भारत की बढ़ी है। खासतौर पर कोरोना महामारी के बाद वर्षों में इसमें तेज से गिरावट दर्ज की गई, यानी कि कोरोना के बाद लगातार बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। बता दें कि वर्ष 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी की संख्या रोजगारों से वंचित कुल युवाओं में 35% था, यानी कि जब हम बात करें सन 2000 की तो उस समय
35% ही बेरोजगार थे। वहीं 2022 में यह बढ़कर 65% हो गया। अब देखिए कि 2000 और 2022 यानी कि 20 सालों में 35% से बढ़कर ये 65% हो गया, यानी कि लगभग 2 गुने के आसपास। ठीक है, 35 दूना 70 होता है और 65.7% है, यानी कि 5% कम, 2 गुना इसे आप मान सकते हैं। यह स्थिति तब है जब इस अध्ययन में उन पढ़े लिखे युवाओं को भी शामिल किया गया है जिन्होंने कम से कम 10वीं तक की शिक्षा हासिल की है, यानी कि 10वीं से लेकर आप PhD तक के या जो भी इंजीनियर डॉक्टर हैं सबकी बात इसमें की जा रही है, यानी कि 10वीं पास से ऊपर के सभी युवा इसमें शामिल हैं। इस तरह से एक जटिल समस्या और स्थिति पैदा हो रही है कि जितने लोगों को रोजगार मिल सका उनमें से 90% श्रमिक अनौपचारिक काम में लगे हुए हैं, जबकि नियमित काम का हिस्सा बीते 5 वर्षों में काफ़ी कम हो गया। हालांकि सन 2000 के बाद इसमें बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। नियमित काम और अनौपचारिक कार्य का मतलब कि बस ऐसे ही काम कर रहे हैं, खर्चा पानी चल रहा है, बाकी एक तरह से अस्थायी व्यवसाय में नहीं लग सके हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है कहीं ना कहीं 2000 से बढ़ा है, लेकिन वर्तमान स्थिति के हिसाब से, जैसी जनसंख्या है, जैसे युवा हैं, उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। बेरोजगारी की सबसे दुखद तस्वीर के बीच एक खराब स्थिति यह है कि इस दौरान ठेकेदारी प्रथा में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक संगठित क्षेत्रों में भी कुल कर्मचारियों का कुछ फीसद हिस्सा ही नियमित है और वे दीर्घकालिक अनुबंधों के दायरे में आते हैं। यानी कि ठेकेदारी का मतलब आप समझ सकते हैं अनुबंध पे काम करना। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश की बात कर दूं, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक हैं, उनमें एक शिक्षा मित्र नाम से अध्यापक हैं, वो एक तरह से अनुबंध के तौर पर यहाँ पर आए थे। भले ही अब उन्हें परमानेंट के तौर पर आगे वो देखते हैं खुद को, लेकिन एक तरह से वो अनुबंधित है। और आप देखेंगे कि वहीं एक जो सहायक अध्यापक होता है उसकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 होती है, वहीं जो शिक्षा मित्र है उसकी सैलरी 8 से 10,000 या 12,000 15,000 जो भी हो। तो दोनों में करीब 30 से 40 हज़ार रुपये का अंतर है। लेकिन वर्किंग लेवल देखेंगे, वर्किंग टाइम देखेंगे तो सुबह से शाम तक जितने घंटे सहायक अध्यापक 50,000 लेकर पढ़ा रहा है उतने ही घंटे शिक्षा मित्र पढ़ा रहा है 10,000 रुपये लेके। तो ये एक तरह से ठेकेदारी प्रथा है, जिसे आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब है। तो इस प्रकार से क्या है कि स्थितियाँ खराब होती चली गई हैं और जो संगठित क्षेत्रों में भी कुल कर्मचारी हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा नियमित नहीं है और वे दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के अनुबंध के दायरे में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आजीविका से जुड़ी व्यापक और सुरक्षा की स्थितियों का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। विडंबना यह है कि बढ़ती बेरोजगारी के साथ घटती आय का सामना कर रहे परिवारों में सीधा असर यह पड़ता है कि बच्चों और ख़ास तौर पर लड़कियों की शिक्षा बाधित होती है। जब पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से शिक्षा पूरी हो पाएगी, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। कारण क्या है? देश में गरीब और हाशिए के तबकों के बीच 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने की दर आज भी उच्च स्तर पर बनी हुई, यानी कि 10वीं करने के बाद ज़्यादातर जो पिछड़े लोग हैं या बहुत सारे ऐसी देश की भारी संख्या बल है जो 10वीं करने के बाद पढ़ाई छोड़ दे रही है। इसमें ज़्यादातर लड़कियां शामिल हैं। आधी अधूरी शिक्षा और कौशल के अभाव की समस्या का सामना करते हुए युवा वर्ग की जगह अर्थव्यवस्था में कहाँ और किस रूप में है? राजनीतिक नारेबाजी में देश में युवाओं की बढ़ती तादाद और ताकतों को एक उम्मीद के तौर पर पेश करने में कोई कमी नहीं की जाती। अगर आप देखेंगे ना कि जो युवा हैं जब 10वीं के बाद उनके पास कोई कौशल ही नहीं है तो कोई अच्छी जॉब नहीं पा सकते हैं। वैसे तो जॉब की कमी है ही, लेकिन जो जॉब है भी उसके लिए भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं और जिसकी वजह से वो सीट भी खाली रह जाती है, बेरोजगारी भी बढ़ी रहती है और युवा योग्यता में भी कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि उन्हें ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जैसे मजदूरी का काम, राजगीर का काम, कुछ भी ऐसे काम जो अस्थायी रूप से नहीं है। अगर हम सरकार की वादों या घोषणाओं या जो राजनीतिक दल होते हैं उनके नीतिगत स्तर पर ज़मीन पर उतर कर हकीकत की बात करें तो उसके उलट होती है। जैसा कि लोग कहते हैं कि हमने इतनी जॉब दे दी, ये कर दिया, हमारे सरकार में ऐसी हो गई। तो ऐसा आप जब ज़मीन पर उतरेंगे या जीरो ग्राउंड पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अलग आपको दिखाई देने वाला। सवाल है कि इस विरोधाभासी स्थिति के रहते विकास की राह कहाँ पहुँचेगी बताइए। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हैं कि हम 2047 तक अपने देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे या जो भी उनकी योजनाएं हैं, तो उसमें अगर युवा बेरोजगार है तो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। रिपोर्ट में लिंग भेदभाव के बढ़ने की भी बात की गई है। लिंग भेदभाव का मतलब आप समझ सकते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों में भेदभाव कैसे है, इसको हम बताते हैं। द वायर ने इसको लिखा हुआ है। द वायर लिखता है कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों की कमी युवाओं में उच्च स्तर की बेरोजगारी में परिलक्षित होती है, खासकर उन लोगों में जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की है। अध्ययन के अनुसार कई उच्च शिक्षित युवा वर्तमान में उपलब्ध कम वेतन वाली असुरक्षित नौकरियों को लेने के इच्छुक नहीं है और भविष्य में बेहतर रोजगार हासिल करने की उम्मीद में इंतजार करना पसंद कर रहे हैं। यानी कि जो
थोड़ा पढ़े लिखे युवा हैं वो ये चाहते हैं कि कम पैसे की जॉब करने से बेहतर है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए, एक अच्छी जॉब पा ली जाए, और इसके लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं और इसलिए वो बेरोज़गार हैं। जैसे कि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट हैं वो उनकी हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट क्या चाहता है कि उसको एक अच्छी जॉब मिले, भले ही उसे 2 4 5 साल इंतज़ार ही करना क्यों ना पड़े, और जिसके चक्कर में वो बेरोज़गार रह जाता है और कहीं ना कहीं परिवार पर बोझ हो जाता है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की श्रम बल में कम भागीदारी के साथ देश के श्रम बाजार में पर्याप्त लिंग अंतर भी एक चुनौती है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि कार्यस्थल पर महिलाओं की संख्या कितनी कम है, जबकि महिलाओं की अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बराबरी पर हम आ जाते हैं। युवा महिलाएं खासकर जो उच्च शिक्षित हैं उनके बीच बेरोजगारी की चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बढ़ती सामाजिक असमानताओं पर प्रकाश डालते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि सकारात्मक कार्रवाई और लक्षित नीतियों के बावजूद अनुसूचित जाति और जनजाति अभी भी बेहतर नौकरियों तक पहुंच के मामले में पीछे हैं। इसमें बताया गया है कि अनुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक जरूरतों के कारण काम में अधिक भागीदारी है, लेकिन वह कम वेतन वाले अस्थायी आकस्मिक काम और अनौपचारिक रोजगार में अधिक लगे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी समूहों के बीच शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार के बावजूद सामाजिक समूहों के अंदर भेदभाव कायम है। तो इस प्रकार से चीज़ें रिपोर्ट में दी गई हैं, जिसमें हमारे देश में जो लैंगिक एक तरह से असमानता है उसकी भी बात की गई है। कार्यस्थल पर महिला और पुरुष में भी अंतर दिखाई पड़ रहा है। जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो इसमें हमारे देश के एक बड़े मशहूर व्यक्ति हैं जिनका नाम है रघुराम राजन। ये हैं कौन? ये भारत देश के पूर्व RBI गवर्नर और मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें रघुराम राजन के नाम से जाना जाता है। ये जो रिपोर्ट ILO की आई है, इसके आने से एक दिन पहले ही इन्होंने कुछ बातें कही थी। इन्होंने कहा था कि भारत को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के मजबूत होने की हाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना उसकी बड़ी भूल होगी। बजाय इसके भारत को अपनी इकोनॉमी में मौजूद बुनियादी समस्याओं को दूर करना चाहिए, जैसा कि अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। और आपने देखा होगा कि भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति भी लाई गई है, जिसमें कक्षा 6वीं से ही स्किल पर जोर देने की बात की गई। यानी कि कक्षा 6 से ही अगर बच्चा किसी कार्य क्षेत्र में जाना चाहता है तो वहीं से ही काम सीखना शुरू कर दे, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है। कुछ इसी तरह की बात ILO ने अपनी रिपोर्ट में भी कही है। ILO का कहना है कि भारत में सेकेंडरी यानी कि 10वीं के बाद लोगों का स्कूल छोड़ना अभी भी उच्च स्तर पर बना हुआ है, खास करके गरीब राज्यों में या समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के बीच में इसका ट्रेंड ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं हायर एजुकेशन के मामले में देश के अंदर काफ़ी दाखिला होता है, लेकिन इन जगहों पर शिक्षा का स्तर चिंताजनक है। स्कूल के से लेकर हायर एजुकेशन लेवल तक भारत में बच्चों के बीच सीखने की क्षमता कम है। तो ये वही बातें हैं जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर रही है कि जिस प्रकार से देश में शिक्षा व्यवस्था लचर व्यवस्था है और ठीक से कार्य नहीं कर पा रही है, लोगों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रही है, नया स्किल दे रही है, बस डिग्री पर डिग्री बटी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं देश में ये 83% जो बेरोजगारी है उसी को दर्शाता हुआ आ रहा है। लोगों की इनकम जो है लगभग घटती हुई जा रही है। ठीक है, अगर हम रिपोर्ट में वेजेज को लेकर बात कहें तो इसमें कहा गया है कि साल 2019 के बाद से रेगुलर वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग दोनों की इनकम में गिरावट का ट्रेंड देखा जा रहा है। वहीं अनस्किल्ड लेबर फोर्स में भी कैजुअल वर्कर्स को 2022 में सही से न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। कुछ राज्यों में रोजगार की स्थिति काफ़ी दयनीय है। ये राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। भारत के लिए ये काफ़ी मुश्किल समय है। भारत की लगभग 27% आबादी युवा है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है। ऐसे में भारत को अपनी इस युवा आबादी का डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार से हमने पूरा डिटेल में जानने की कोशिश की कि भारत में बेरोजगारी को लेकर जिस प्रकार से रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। साथ ही साथ देश के पूर्व गवर्नर जो RBI के पूर्व गवर्नर हैं उन्होंने रघुराम राजन ने किस प्रकार से इस पर पहले से ही बातें कर दी थी। और सबसे बड़ी बात इसमें स्किल्स को लेकर है, यानी कि भारत के जो युवा हैं, यूथ है, उसके पास स्किल्स नहीं है और भारत सरकार को इस पर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करके लोगों को स्किल्ड बनाना पड़ेगा। यानी कि और फिर जो ड्रॉप आउट है, यानी कि शिक्षा व्यवस्था में जो 10वीं के बाद बच्चे छोड़ दे रहे हैं उस ड्रॉप आउट को कम करना पड़ेगा। स्त्रियों को यानी कि महिलाओं को शिक्षण संस्थान हुए या जो जॉब यानी कि व्यावसायिक क्षेत्र हैं उनमें इनकी भागीदारी को बढ़ाना होगा। तब जाकर जो युवा है, अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर संस्थानों में महिलाएं कम आपको दिखाई देंगी और पुरुष ज़्यादा दिखाई देंगे। इसकी वजह से भी एक बड़ी युवा, क्योंकि जब यूथ की बात की जाती है तो यूथ में स्त्री और पुरुष यानी कि लड़की और लड़का दोनों शामिल होते हैं। अब लड़कों को जॉब मिल जाए, लड़कियों को जॉब ना मिले तो वो भी आपकी बेरोजगारी में ही काउंट होगा। यूथ में दोनों आते हैं। तो इस प्रकार से देश
कि जो हमारे निर्माता हैं इन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले बेरोजगारी को हटाना है। चलिए फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए एमपीएस हिंदी पर। और एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है क्लास 6 to 12 और जिसमें एनसीईआरटी में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री की सीरीज चल रही है जिसमें भारत के सभी 14 प्रधानमंत्रियों के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है कि कैसे वो प्रधानमंत्री बने। उनके बारे में भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है। देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, एनसीईआरटी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने हिसाब से जो भी आपको जानना है उसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ठीक है, लोकसभा से भी रिलेटेड हमने लोकसभा चुनाव में पब्लिक डिबेट से भी रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं कि देश की जनता किस प्रकार से किसको चुनने की बात कर रही है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।